वेलकम टू राज एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10th क्लास के फिजिक्स के बारे में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने फिजिक्स को एक ही वीडियो के अंदर समाप्त किया है और इसमें उन सभी टॉपिक को शामिल किया गया है जिनमें से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अक्सर क्या, लगभग यहीं से ही आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगी। यदि आप इस वीडियो के ध्यानपूर्वक देख लेते हैं और इसके सभी टॉपिक को कंसेप्चुअली समझ लेते हैं तो बाकी आपको किसी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। पेपर में आपको यहीं से ही सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं और इस सभी टॉपिक्स को हम कंसेप्चुअली समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला चैप्टर क्या है, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। यानी पहले चैप्टर से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अब तक एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं उन सभी को मैंने इसमें शामिल कर दिया है। ठीक है, बस आप इस वीडियो को देखिए और निश्चित तौर पर और बिना किसी परेशानी के, बिना किसी टेंशन के आप एग्ज़ाम देने जाइए। निश्चित तौर पर आपको एग्ज़ाम के अंदर यहीं से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए चलिए, और पहले चैप्टर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन सबको हम देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या -40 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण की प्रकृति एवं फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए आपको गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या दी है, -40 सेंटीमीटर। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वक्रता त्रिज्या। अब ये गोलीय दर्पण की प्रकृति का क्या मतलब, देखिए गोलीय दर्पण की प्रकृति का मतलब आपको ये बताना है कि दर्पण वो कैसा है, वो अवतल दर्पण है या फिर उत्तल दर्पण है। तो चीज़ ध्यान रखनी है आपको, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या माइनस की, जबकि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या प्लस की होती है। यानी प्लस की किसके लिए होती है, उत्तल दर्पण के लिए सॉरी, उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या कैसी होती है, प्लस की, जबकि अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या कैसी होती है, माइनस की। अब यहाँ आपको वक्रता त्रिज्या किसकी दी है, माइनस की। इसका मतलब गोलीय दर्पण कैसा रहा होगा, अवतल रहा होगा। फोकस दूरी, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ये तो क्वेश्चन पैट है और लगभग हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। R=2F, ये रिलेशन होता है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में। यानी आप यह कह सकते हो कि F=R/2, यानी फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ आपको क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या -40 सेंटीमीटर, इसका मतलब फोकस दूरी कितनी रहेगी, -20 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण किसी वस्तु का आभासी एवं बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है, तो गोलीय दर्पण किस प्रकार का है। ठीक है, अब यहाँ आपसे क्या पूछा गया, देखो आभासी एवं बड़ा, एक चीज़ ध्यान रखना, समतल दर्पण, बात अगर हम समतल दर्पण की करें तो समतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन ये आभासी एवं बराबर बनाता है। यानी क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक ऐसा दर्पण जो आभासी एवं बराबर प्रतिबिंब बनाता हो वो कौन सा दर्पण है, तो आपको क्या जवाब देना है, समतल। ठीक है, और एक ऐसा दर्पण जो आभासी एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाता है वो अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। आपको ध्यान रखना है, अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जो किसी वस्तु का आभासी एवं बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी एवं छोटा बनाता है, समतल दर्पण आभासी एवं बराबर बनाता है। अवतल दर्पण के पास एक खास बात होती है कि वो बड़ा, छोटा, वास्तविक, आभासी एवं किसी भी प्रकार का प्रतिबिंब आपको बना के दे सकता है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि एक ऐसा दर्पण जो आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बना सकता, आभासी एवं बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है, तो वो कौन सा है, अवतल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार लगाइए। क्या दिया है, प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी है। तो रिलेशन होता है N=C/V। ठीक है, N क्या होता है, अपवर्तनांक, C क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, और V क्या होता है, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, इस पर आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ आपसे पूछा गया V, यानी माध्यम में प्रकाश की चाल आपसे पूछी गई है,
तो v इजक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, एन इज सी अपॉन में एन। ठीक है, c की वैल्यू आपको ध्यान रखनी, c की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 3 × 10⁸। अब अगर v की वैल्यू आप निकालेंगे तो v इजक्वल टू सी अपॉन में n, यानी c को आपको n से डिवाइड करना है 1.5 से, और 1.5 टू जा, यानी आंसर आपका कितना आएगा, 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। देखिए परावर्तन का मतलब होता है टकराकर वापस लौट जाना। ठीक है, टकराकर वापस लौट जाने को ही हम क्या बोलते हैं, परावर्तन कहते हैं। बात आती है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन का मतलब होता है टकराकर वापस लौट जाना, और प्रकाश के परावर्तन का मतलब क्या है, प्रकाश का किसी तल से टकराकर वापस लौट जाना। जनरली ये तल कैसा होता है, चिकना होता है, यानी हमारे सिलेबस में जो तल दिया गया वो कैसा दिया गया है, चिकना, क्योंकि हम रेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम, क्वेश्चन में क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी है, और ये नियम कौन कौन से हैं उसको आप समझिए। देखिए सपोज दैट ये आपका प्रकाश यहाँ आया, यहाँ टकराने के बाद वो इस तरह से लौटा। ठीक है, और जिस पॉइंट पर वो आकर टकराता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु के अभिलंब लंबवत एक रेखा खींची जाती है जिसको अभिलंब कहा जाता है। ठीक है, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, यानी प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जबकि दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, दोनों नियम आपको ध्यान रखने हैं, पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो क्या ध्यान रखना है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दोनों अपवर्तन के नियम हैं, परावर्तन के नियम, सॉरी परावर्तन के नियम है। नेक्स्ट है प्रकाश का अपवर्तन। देखो प्रकाश के अपवर्तन का क्या मतलब है, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या मतलब है, सपोज दैट यहाँ पानी है और ऊपर हवा है। जब प्रकाश यहाँ आया, पहले वो कहाँ चल रहा था, हवा के अंदर, और वो कहाँ प्रवेश करेगा, जल के अंदर। यानी प्रकाश एक माध्यम से कहाँ गया, दूसरे माध्यम के अंदर। तो होता क्या है, एक्चुअल में वो अपने रास्ते पर ना जाकर उस रास्ते से विचलित हो जाता है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, यानी प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। ठीक है, पहला नियम जो प्रकाश के परावर्तन का था वही अपवर्तन का है। फर्क सिर्फ एक जगह है, प्रकाश के परावर्तन में क्या था, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु। यहाँ क्या है, आपतित किरण एवं अपवर्तित किरण, यानी यहाँ परावर्तित नहीं है, यहाँ अपवर्तित किरण है। और तीसरा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, पहला नियम तो दोनों के लिए सेम है, आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन पेपर में ये बार बार आपको देखने को मिलेगा, क्या है, दिए हुए माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है। ठीक है, यानी साइन आई और साइन आर का रेशो जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और इस लॉ को हम स्नेल लॉ के नियम से भी जानते हैं। ठीक है, पेपर में आता है स्नेल लॉ का नियम लिखिए, तो स्नेल लॉ को आप स्नेल का नियम लिखिए, तो स्नेल नियम आप कैसे लिखेंगे, दिए हुए माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है।
इसी को हम क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पहला चैप्टर ख़त्म हो चुका है। पहले चैप्टर में आपको उन सभी बातों को ध्यान रखना है जो अभी अभी आपके साथ डिस्कस की गई हैं। ठीक है, यदि आप इन सभी बातों को ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको एग्ज़ाम के अंदर यहीं से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आप जब एग्ज़ाम देखेंगे और जाएंगे, जब एग्ज़ाम पेपर आपके सामने आएगा तो आप पाएंगे कि यहीं से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिला है और आप उस क्वेश्चन को आसानी से करके आ जाएंगे। ठीक है, आप नेक्स्ट चैप्टर की तरफ को मूव करते हैं, चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर 2 का नाम क्या है, मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष। ठीक है, इसमें हमने आपको शॉर्ट में कराने की कोशिश की गई है और उन सभी क्वेश्चन को या उन्हीं सभी टॉपिक को कराया है जो बार बार एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, देखिए बात करते हैं मानव नेत्र की। तो मानव नेत्र क्या होता है, एक अत्यंत जटिल एवं सुग्राही अंग है। ठीक है, जटिल कहते हैं कॉम्प्लेक्स को। एक्चुअल में मानव नेत्र को कॉम्प्लेक्स अंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि मानव नेत्र बहुत छोटा अंग होता है और इसके अंदर बहुत सारे हिस्से होते हैं, यानी बहुत सारे पार्ट होते हैं। ठीक है, यानी मानव नेत्र के बहुत सारे अंग होते हैं और ये खुद भी बहुत छोटा है। इस वजह से कहा जाता है कि मानव नेत्र एक अत्यंत जटिल एवं सुग्राही अंग है। क्या काम करता है, जो हमें संसार और रंगों को देखने योग्य बनाता है। ठीक है, यानी अगर मानव के पास ये आँख ना होती तो मानव ना तो संसार को देख पाता और ना ही रंगों को देख पाता है। तो ये जो मानव नेत्र है ये क्या काम करता है, संसार और रंगों को देखने योग्य बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यह लगभग एक कैमरे की भांति कार्य करता है। ठीक है, पूछा जाता है कि मानव का वो कौन सा अंग है जो कैमरे की भांति कार्य करता है, तो कौन सा अंग है, मानव नेत्र। ठीक है, कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, जैसे स्वास्थ्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, पेपर में पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वास्थ्य आँख के लिए मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। जबकि दूर बिंदु कितना होता है, इन्फाइनिटी। दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि स्वास्थ्य आँख का विस्तार कितना होता है, तो ये होता है 25 सेंटीमीटर से इन्फाइनिटी तक। मतलब स्वास्थ्य मानव की आँख 25 सेंटीमीटर से इन्फाइनिटी तक देख सकती है। ठीक है, तीनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। देखिए, एक तो स्वास्थ्य नेत्र के लिए दूरबिंदु इन्फाइनिटी होता है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, बार बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। और स्वास्थ्य नेत्र का विस्तार 25 सेंटीमीटर से इन्फाइनिटी तक होता है। इसके अलावा और आपको क्या ध्यान रखना है, मानव नेत्र के अंदर प्रकाश पुतली से होकर प्रवेश करता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है, मानव नेत्र के अंदर प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है, तो क्या जवाब देना है, पुतली से। यानी पुतली मानव नेत्र का एक ऐसा अंग है जहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जाता है कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो ये करता है आइरिस। ठीक है, आइरिस होता क्या है, देखिए आइरिस होता है, जैसे मान लो ये आपका काला काला पार्ट है, आँख के अंदर ये काला काला हिस्सा होता है, उसको पुतली कहा जाता है और इसी पुतली से प्रकाश प्रवेश करता है। इसके चारों तरफ आपको एक और रिंग शेप दिखाई देगी, उसका कलर अलग होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, आइरिस। और इस आइरिस का काम होता है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। मतलब जब आप ज़्यादा प्रकाश की ज़रूरत होती है तो उस कंडीशन में ये पपिल को या पुतली को बड़ा कर देती है, और जब कम प्रकाश की ज़रूरत होती है तो ये पुतली को छोटा कर देता है। यानी पुतली को बड़ा और छोटा करने का काम किसका होता है, आइरिस का, और यही प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, मानव नेत्र के अंदर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने आपको बताई हैं, बस ये ही मानव नेत्र से पूछी जाती हैं। अगर आप इन सभी को याद कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप एग्ज़ाम के अंदर सब कुछ करके आएंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, मानव नेत्र में प्रकाश पुतली से होकर प्रवेश करता है, मैंने आपको बता दिया है। पुतली क्या होता है, ब्लैक पार्ट,
मानव नेत्र के अंदर जो आपको ब्लैक पार्ट दिखाई देगा, काला हिस्सा जो दिखाई देगा, उसी को हम पुतली कहते हैं और इस पुतली से प्रकाश प्रवेश करता है। मानव नेत्र में प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? आइरिस। ठीक है। और मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखनी है, मानव नेत्र की फोकस दूरी बदलने का काम किसका होता है? सिलियरी मसल्स का होता है। ठीक है। मानव नेत्र के पास एक कैपेसिटी होती है या ऐसी क्षमता होती है जिसके कारण ये अपनी फोकस दूरी को बदल सकता है। ठीक है। इसकी इस क्षमता को हम क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता। ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है, समंजन क्षमता। समंजन क्षमता का मतलब होता है मानव नेत्र के पास एक ऐसी कैपेसिटी है जिसके कारण वो फोकस दूरी को, अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित कर सकता है। मतलब अगर ये मानव नेत्र है तो इस मानव नेत्र के पास एक कैपेसिटी है कि ये अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित कर सकता है। इसकी इस कैपेसिटी को हम समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ये सब हम बता चुके हैं आपको। देखिए ये नेक्स्ट, नेत्र की समंजन क्षमता मैं बता चुका हूँ आपको। नेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित कर सकती है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। यानी जिस फोकस दूरी की उसकी ज़रूरत होती है उसी फोकस दूरी को वो अपना लेती है और इस वजह से वो अपनी क्षमता को भी परिवर्तित कर सकती है। ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता। ठीक है। समंजन क्षमता का मतलब क्या है? नेत्र के पास एक ऐसी कैपेसिटी है जिस कारण वो अपनी फोकस दूरी को बदल सकती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता। ठीक है। नेक्स्ट है दृष्टि दोष। ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। अगर किसी कारणवश प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है तो प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखता है। ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है और धुंधली हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है। अगर प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा तो तब तो वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई दे देगी, लेकिन अगर प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है तो वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती, वो धुंधली दिखती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? दृष्टि दोष। ठीक है। देखिए कभी कभी आँख की समंजन क्षमता कम हो जाती, आप नहीं, आँख। ठीक है। कभी कभी आँख की समंजन क्षमता कम हो जाती है जिसके कारण वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती और धुंधली दिखना प्रारंभ हो जाती हैं। इसे ही आँख का दृष्टि दोष कहते हैं। आँख का, ठीक है, आपका नहीं, आँख का। ठीक है। होता क्या है, कभी कभी समझने क्षमता कम हो जाती है जिसके कारण वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती बल्कि धुंधली दिखनी स्टार्ट हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? दृष्टि दोष। ये दृष्टि दोष सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। दृष्टि दोष सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? पहला है निकट दृष्टि दोष। देखिए निकट दृष्टि दोष का क्या मतलब है? निकट दृष्टि दोष का मतलब ये है कि आदमी को पास का दिखता है परंतु दूर का नहीं दिखता। दूसरा क्या होता है? दूर दृष्टि दोष। इसमें आदमी को दूर का दिखता है परंतु पास का नहीं दिखता। ठीक है। चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं। देखिए निकट दृष्टि दोष, इस दोष में, दोस्त नहीं, दोष, इस दोष में मनुष्य को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, यानी निकट दृष्टि दोष आँख के अंदर एक ऐसा दोष जिसमें आदमी को पास का तो दिखाई देता है परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, जब क्लास के अंदर, एक कक्षा के अंदर आप पीछे वाली बेंच पर बैठ जाते हैं तो ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ आपको नहीं दिखता है, लेकिन अगली बेंच पे देखते हैं तो ब्लैक बोर्ड का लिखा हुआ आपको दिख जाता है। यानी पास की वस्तु तो आपको दिख रही हैं लेकिन दूर की नहीं दिख रही हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। ठीक है। अर्थात इसमें होता क्या है, नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो इन्फाइनिटी पर ना होकर पास आ जाता है। ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा बिंदु इफेक्टेड होता है या कौन सा बिंदु परावर्तित होता है, दूर बिंदु या न्यूनतम बिंदु, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे कोई फर्क नहीं पड़ता बल्कि दूर बिंदु परावर्तित होता है और दूर बिंदु अनंत ना होकर अनंत से कम हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है क्या? दूर बिंदु। देखिए
जब दूर बिंदु से चीज़ें आती है या प्रकाश की किरणें आती हैं तो ये प्रकाश की किरणें रेटिना पर ना मिलकर रेटिना से पहले मिल जाती हैं, जिसके कारण वस्तु धुंधली दिखना प्रारंभ हो जाती है। और इसी दोष को हम क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। ये भी एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना से पहले, यानी यहाँ रेटिना है आपकी और इस रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है। कब? निकट दृष्टि दोष, यानी निकट दृष्टि दोष में वस्तु के निकट रेटिना से पहले बन जाता है। ये याद रखने की ट्रिक है कि आप ऐसे समझिए कि निकट दृष्टि दोष में रेटिना से पहले बन जाता है। ठीक है, देखो हम क्या काम करते हैं कि इस दोष को दूर करने के लिए एक उपयुक्त फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, निकट दृष्टि दोष के कारण। तो निकट दृष्टि दोष के क्या कारण होते हैं? पहला कारण है नेत्र लेंस की क्षमता। नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा क्या है? नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाता है। ठीक है, दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दो कारण हैं। पहला कारण क्या है? नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ जाए, या दूसरा नेत्र का गोला बढ़ जाए। ठीक है, निवारण कैसे करते हैं हम? तो निवारण करने के लिए हम अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए एक ऐसे अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं कि इन्फिनिटी से चलने वाली किरणें अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात नेत्र के दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं और ये रेटिना पर जाकर मिल जाती हैं, जिसके कारण वस्तु स्पष्ट दिखनी प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट दूरदृष्टि दोष। मानव नेत्र का एक ऐसा दोष जिसमें मनुष्य को दूर का तो स्पष्ट दिखाई देता है परंतु पास का स्पष्ट नहीं दिखाई देता। इसको दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दूरदृष्टि दोष यानी मनुष्य को दूर का दिख रहा है लेकिन पास का नहीं दिखता है। ऐसे दोष को हम क्या बोलते हैं? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष में मनुष्य का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है। यानी हो क्या रहा है? मान लो यहाँ पर आदमी है, ठीक है, और यहाँ दो चीज़ें हैं, तो ये आदमी यहाँ की तो चीज़ दिख लेता है लेकिन यहाँ की चीज़ें उसको नहीं दिख पाती हैं। यानी आदमी दूर की चीज़ें देख पाता है क्लियरली लेकिन पास की चीज़ें वो क्लियरली नहीं देख पाता है। तो ऐसे ही दोष को हम क्या बोलते हैं? दूरदृष्टि दोष। इसमें होता क्या है? आदमी का जो 25 सेंटीमीटर वाला यानी स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम बिंदु होती है या जिसको हम निकट बिंदु कहते हैं, वो 25 सेंटीमीटर ना होकर इससे बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्या ध्यान रखना आपको? दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना से आगे बनता है। रेटिना से पहले कब बनता है? निकट दृष्टि दोष में। और रेटिना के बाद कब बनता है? दूरदृष्टि दोष में। ठीक है, अब इस दोष को दूर करने के लिए हम क्या काम करते हैं? इस दोष को दूर करने के लिए उपयुक्त फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जबकि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयुक्त फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करते हैं। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी। उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं? दूरदृष्टि दोष में, और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब इस दोष के क्या कारण है? देखिए, पहला कारण क्या है? नेत्र लेंस की वक्रजनी फोक क्षमता। नेत्र लेंस की क्षमता घट जाए। ठीक है, नेत्र लेंस की क्षमता घट जाए, पहला। दूसरा, नेत्र का गोला छोटा हो जाए। ठीक है, दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। या तो क्षमता घट जाए या फिर नेत्र का जो गोला है वो छोटा हो जाए। निवारण, इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंपोर्टेंट टॉपिक है ये भी, वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण कहते हैं हम रंगों को, और विक्षेपण का मतलब होता है बंटना है, यानी रंगों का बंट जाना। होता क्या है? जब देखिए इसको समझिए आप, होता क्या है कि अगर हमारे पास कोई श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। जब इसको प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं।
यानी श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, ठीक है नहीं। देखिए अब इसको ध्यान से समझिए जो लिखा हुआ है। क्या लिखा है? जब, जो नहीं, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह अपने अवयवी, मतलब अवयवी का मतलब जिससे वो मिलकर बना हुआ था, उसमें विभक्त हो जाता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, कुछ और बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी, जैसे आपको ध्यान रखना है कि लाल रंग के प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम होती है और बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है। क्या ध्यान रखना है? देखो, चाल रेड की सबसे ज़्यादा, लेकिन विचलन रेड का सबसे कम। ठीक है, इसके अलावा चाल वॉयलेट की यानी बैंगनी की सबसे कम, लेकिन विचलन वॉयलेट का सबसे ज़्यादा। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी, दोनों ही चीज़ें पेपर में पूछी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस रंग के प्रकाश के लिए चाल सबसे ज़्यादा होती है, तो लाल रंग के प्रकाश के लिए चाल सबसे ज़्यादा होती है। और किस रंग के प्रकाश के लिए चाल सबसे कम होती है, तो बैंगनी रंग के लिए। ठीक है, यानी लाल रंग के प्रकाश के लिए की चाल सबसे ज़्यादा और बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है, लेकिन बैंगनी रंग के प्रकाश का विचलन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम, यानी n की वैल्यू लाल रंग के लिए सबसे कम होती है और अपवर्तनांक की वैल्यू बैंगनी रंग के लिए सबसे ज़्यादा होती है। ये चीज़ें अगर आप इन चैप्टर से ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पर यहीं से ही आपको एग्ज़ाम में दिखने को मिलेगा। और जब आप एग्ज़ाम करने जाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। एग्ज़ाम को देखते ही आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, सब कुछ यहीं से है। बस आप इनको ध्यान से और कंसेप्चुअली समझिए और ध्यान से इनको याद कर लीजिए। निश्चित तौर पर फिजिक्स में आप बिना किसी टेंशन की सारा पेपर करके आएंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस फिजिक्स की एक वीडियो मैं और बनाऊंगा जो लगभग आधे घंटे की होगी, और फिर ये वीडियो और ये पूरा फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। बस आप इन्हीं टॉपिक को पढ़िए और इन्हीं को ध्यान से कंसेप्चुअली समझ लीजिए। बाकी आपको कहीं से कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। आपको 25 के 25 नंबर मैं दिला दूंगा इन्हीं वीडियो से। बस आप इनको देखिए। ठीक है, ओके, बाय, थैंक्स अ लॉट।